हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फार्मा सेक्टर की एक मोनोपोली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे। यहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे उनकी क्या डिमांड रहती है ग्लोबल लेवल पे, उन चीज़ों को समझेंगे। टेक्निकल चार्ट पैटर्न समझेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल समझेंगे। और इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी यहाँ पे बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्कैनर डॉट इन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुदीप फार्मा। तो हम कंपनी का सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। Sudhi Pharma Incorporated in 1989. Sudhi Pharma Limited is a manufacturer of pharmaceutical excipients, food grade minerals, and specialty nutrition ingredients, serving over 100 countries. Sudhi Pharma Limited, the company has evolved from producing basic excipients to offering a broad portfolio of over 100 products. अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो ये 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में है, और यहाँ पे जो इनका कस्टमर बेस है वो ग्लोबल लेवल पे मोर देन 1100 से ज़्यादा यहाँ पे इनके कस्टमर्स हैं। एक बार यहाँ पे हम अगर इनके कस्टमर की बात करें, ये अपने प्रोडक्ट कौन सी कंपनियों के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्लाइंट में जाके देखें, फाइजर, इंटास फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, मर्क ग्रुप, अलेम्बिक फार्मा, औरबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मा, आईएमसीडी, माइक्रोलैब्स, डेनोन, ऐसे। तो यहाँ पे जो इनका कस्टमर बेस है, कस्टमर बेस आई मीन्स यहाँ पे जो इनके क्लाइंट्स है, जिन कंपनियों के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पे ये जाने माने नाम है। जैसे फाइजर है, इंटास फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा है, मर्क ग्रुप है, एलेम्बिक फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा है, कडिला फार्मा है। ज्यादा से ज्यादातर मतलब ज्यादातर मेडिसिन जो होती हैं वो इन्हीं कंपनियों की आती हैं। जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं वो इन्हीं कंपनियों के करते हैं। अब कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, कंपनी दवाइयों और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बनाती है। अब एक आता है इनमें फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस। जब कोई टेबलेट, कैप्सूल या सिरप बनता है तो उसमें असली दवा बहुत कम मात्रा में होती है। बाकी का हिस्सा एक्सपीरियंस का होता है, जो दवा को सही आकार, स्टेबिलिटी और बाइंडिंग देते हैं। सुधी फार्मा क्या करती है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सोल्ट्स और आयरन या जिंक के डेरिवेटिव्स जैसे 200 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है ना। जो मान लो हम एक कैप्सूल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमारे एसिडिटी होगी तो हम डॉक्टर की सलाह पे हमें वहाँ पे एक कैप्सूल दिया जाता है। तो कैप्सूल लेते हैं तो वहाँ पे उसमें कैप्सूल में जो दवाई डलती है वो अलग होती है, जो कैप्सूल बनाया जाता है वो कंपनी अलग होती है। तो अगर हम इसको मोटा मोटा समझें, जो कैप्सूल बनाने का काम है वो काम करती है सुधी फार्मा, वो कैप्सूल बनाती है। उसमें जो दवाई होती है वो कंपनियां अपने अपने यहाँ पे डालती हैं। ओके। फिर दूसरा क्या है इनका, जैसे फार्मा और फूड न्यूट्रिएंट्स। यह कंपनी सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड में क्या आते हैं, जैसे बच्चों के दूध या इन्फेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए हाई प्योरिटी मिनरल्स बनाती है। और ये दुनिया भर में इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। और भविष्य में ये ईवी सेक्टर में भी यहाँ पे कदम रखने वाले हैं। कंपनी अपने कदम भविष्य की सस्टेनेबल केमिकल्स की तरफ भी बढ़ा रही है, जहां यह ईवी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ग्रीन पिक्चर कैथोड एक्टिव मटेरियल्स और आयरन फॉस्फेट बनाने की तैयारी कर रही है ना। और 100 से अधिक देशों में ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे। और इनके कस्टमर कितने हैं, ग्लोबल लेवल पर 1100 से अधिक यहाँ पे इनके कस्टमर हैं। और ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि इनके जो क्लाइंट हैं वो कौन कौन है। फिर एक चीज यहाँ पे समझने वाली सबसे जरूरी बात है क्या, एक तो कस्टमर स्टिकनेस होती है। फार्मा और फूड इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अप्रूवल होते हैं, जैसे यूएस एफडीए, डब्ल्यूएचओ जीएमपी, डब्ल्यूएचओ जीएमपी। ये क्या होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। फिर
अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करें कि इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स के साथ है कैसा, तो सुदीप फार्मा के जो अपने टॉप 10 क्लाइंट हैं उनके साथ औसतन 16 साल से अधिक पुराने कारोबारी रिश्ते हैं, और कंपनी को अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 75% से ज्यादा अपने पुराने और रिपीट ग्राहकों से ही अपना हिस्सा यहाँ पे मिलता है, रेवेन्यू मिलता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंपनी का पूरा यहाँ पे बिजनेस समझ लिया कि एक तो जो फूड और न्यूट्रिशन यहाँ पे वो बनाते हैं बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, है ना। तो इस चीज की आने वाले समय में काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। फिर दूसरा, जैसे जो फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिएंट्स बनाते हैं टेबलेट्स वगैरह के लिए, जो भी ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनाते हैं, कोरोना के बाद में एक चीज यहाँ पे देखी गई है कि लोग हेल्थ को ज्यादा यहाँ पे ज्यादा सिक्योर होने लगे हैं, ज्यादा सचेत रहने लगे हैं, तो हेल्थ की तरफ यहाँ पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जब कोई छोटी सी बीमारी होती है तो वहां पे एक किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो या फिर डॉक्टर को दिखाना हो, तो वहां पे उन चीजों की तरफ यहाँ पे ज्यादा लोग सचेत हो गए हैं, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इन चीजों की तरफ यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लोगों का जाने वाला है। मतलब लोग अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ पे सचेत हो रहे हैं और एक अमाउंट यहाँ पे खर्च भी कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, मार्केट कैप कितना है, 9,514 करोड़, स्टॉक भी 55, आरओसी 21.8%, डेप टू इक्विटी 0.17। आरओसी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है और डेप टू इक्विटी यहाँ पे बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 25.2% और प्रमोटर होल्डिंग 76.2%। प्लेज परसेंट है यहाँ पे 0 और कंपनी डिविडेंड यहाँ पे देती नहीं है। कंपनी अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई थी। अगर हम कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी लिस्ट हुई थी कितने तारीख को, ये शायद 28 नवंबर 2025 को यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, है ना। अब यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मार्च 2025 में इनकी सेल्स कितनी थी, 158 करोड़ की, मार्च 2026 में कितनी है, 182 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 59 करोड़, और अभी बढ़ के कितना है, 63 करोड़, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है 49 करोड़ का, और टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे हाईएस्ट एवर है 63 करोड़ का। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की बात करें, यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 2020 से, तो यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें, मार्च 2026 में हाईएस्ट एवर सेल्स है 642 करोड़ की, और हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 222% का, और यहाँ पे ओपीएम परसेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा है 35% का। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 228 करोड़ और नेट प्रॉफिट 174, और यहाँ पे ईपीएस है कितने का, 15.31। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि मार्च 2024 में इनका ईपीएस था 945 है ना, और मार्च 2025 में है 14.27 का, और मार्च 2026 में है 15.31 का। तो यहाँ पे इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम, तो जब कंपनी लिस्ट हुई थी नवंबर 2025 में, तो यहाँ पे हम 2025 का नंबर ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि पहले क्या चीजें हो सकती हैं उस चीज को हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। कंपनी के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुराने नंबर्स हैं, वो हमारे पास है नहीं एक्चुअल में, वैसे तो, है ना, यहाँ पे जरूर दे रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक्चुअल में देखेंगे मार्च 2025 से। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले कुछ चीजों में हो सकता है, जब कंपनी एक खुद की कंपनी थी, जो भी इनके मालिक थे, तो वहां पे हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, तो उस चीज को हम यहाँ पे नहीं लेके चलते हैं। हम यहाँ पे नंबर देखेंगे मार्च 2025 और मार्च 2026 का, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से। ओके, फिर आगे हम धीरे धीरे जैसे यहाँ पे टाइम बीतता जाएगा, हम इन चीजों को ट्रैक करते जाएंगे। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व है कंपनी के पास 872 करोड़ का, इक्विटी कैपिटल 11 करोड़, और बोरोइंग्स है यहाँ पे 150 करोड़ की। फिर एक चीज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, वो क्या है, फिक्स्ड एसेट एंड सीडब्ल्यूआईपी।
कंपनी का फिक्स्ड एसेट कितना है 344 करोड़ का, और यहाँ पे 178 करोड़ CWIP भी है। CWIP का मतलब क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कंपनी अपने प्लांट्स यहाँ पे लगा रही है। अभी इन्होंने एक, शायद आयरलैंड में इन्होंने एक अपना ऑफिस या फिर एक प्लांट भी यहाँ पे स्टेब्लिश किया था, है ना। वो चीज हम कहाँ पे देख सकते हैं? यहाँ पे हम PPT में जाते हैं तब कौन कौन से में जाके यहाँ पे इनके जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे ये इनके प्रोडक्ट हैं, है ना। यहाँ पे इनकी फोटोज वगैरह दे रखी हैं। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कितना बढ़ा है? 16%, और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 28%। एबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% और ईयर ऑन ईयर 17%। पैट एंड मार्जिन परसेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 26% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब कंपनी एक अपना प्लांट लगा रही है कहाँ पे? गुजरात के दहेज में। और ये लगभग यहाँ पे कितना होगा? इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है अप्रोक्स 300 करोड़, और एक्सपेक्ट कंप्लीशन बाय अर्ली CY 27। तो कंपनी ने, हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि कंपनी के पास 150 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं। तो ये बोरोइंग्स किस लिए ली गई हैं? तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे समझें थोड़ा सा गहराई में जाके, कि कंपनी गुजरात के दहेज में यहाँ पे एक प्लांट लगा रही है जिसमें कॉस्ट आने वाला है इनका 300 करोड़, और ये इसका लैंड एरिया कितना है? 80,980 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जब कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करती है, एक्सपेंड करती है बिजनेस को, तो वहां पे लोन की जरूरत पड़ती है, वहां पे बोरोइंग्स की जरूरत पड़ती है। जब यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जब माल बिकना स्टार्ट होगा, तो वहां पे कंपनी की सेल्स भी बढ़ेंगी, और वहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन वहां पे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां पे उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे इनकी साइट्स, जैसे अगर इंडिया की बात करें, एक तो आयरलैंड में जो अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने आयरलैंड में किया था, एक यूरोप में सेल्स ऑफिस है इनका, कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। और USA में कहाँ का इनका सेल्स ऑफिस? एक न्यू जर्सी। अगर इंडिया की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है यहाँ पे वडोदरा गुजरात, और 4 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है यहाँ पे इंडिया में, और मुंबई में इनका एक ऑफिस है। तो टोटल मिला के एट प्रेजेंट इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, 100+ प्रोडक्ट्स, 700+ एम्प्लॉयज, 1120 प्लस कस्टमर्स, और लगभग 100 कंट्रीज में अपना ये जो प्रोडक्ट है इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। अब जो इनके कोर कॉम्पिटेंस हैं और USPs हैं यहाँ पे, ये हम देख सकते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन फॉस्फेट, टॉप एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती रहेगी यहाँ पे, है ना। क्योंकि जो फार्मा का बिजनेस है, ये धीरे धीरे यहाँ पे इसकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, और ये बिजनेस यहाँ पे ग्रो करता रहेगा। अगर और डिटेल से यहाँ पे देखना चाहें तो ये पूरी जो PPT है, इनकी प्रेजेंटेशन है, इसको डिटेल में जाके आप लोग देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर यहाँ पे स्कैनर.इन पे जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है यहाँ पे भी इनका हम देख सकते हैं। अब अगर हम इनके इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 76.16%। FI की होल्डिंग कितनी है? 1.55%। और DI की कितनी है? 18.11%। फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात क्या है यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग दिसंबर 2025 में थी इनकी 4.57, और ये घट के कितनी हुई है? 4.18%। मतलब पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हो रही है, और FI और DI की होल्डिंग यहाँ से बढ़ रही है। जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे दिसंबर 2025 में 43,599 थे, वो अभी घट के कितने होंगे? 36,503। अगर हम यहाँ पे पब्लिक में जाके देखें तो जो मुकुल महावीर अग्रवाल हैं उनकी होल्डिंग है यहाँ पे 1.33% है। मुकुल महावीर अग्रवाल का पोर्टफोलियो है लगभग 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ का, जो HNI में आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में।
तो अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कितना है? लगभग 3.5% के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। तो लगभग 96.5%, 96.50% के आसपास यहाँ पे जो होल्डिंग्स है, शेयर होल्डिंग्स है, वो किसके पास है? जिसमें HNI भी आते हैं, FI आते हैं, DI आते हैं और प्रमोटर आते हैं। तो यहाँ पे काफी चीजें हैं जो हमारे पक्ष में हैं। फिर एक चीज हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में समझते हैं। जब भी किसी भी कंपनी का IPO आता है, तो वहां पे उसको ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? एक तो हमें उस कंपनी का बिजनेस समझ में आना बहुत जरूरी है कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसकी इन फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाली है। जैसे हमने सुदी फार्मा का बिजनेस समझा कि जैसे फार्मा सेक्टर की यहाँ पे डिमांड दिनों दिन बढ़ती जाएगी, तो इस कंपनी का बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये उन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है ना। तो उन कंपनियों की जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ेगी बढ़ेगी। अब एक IPO को, जो नई कंपनी है उसका IPO आता है, वहां पे उसको ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? जब कंपनी का IPO आता है तो वहां पे हम जब फर्स्ट डे की कैंडल बनती है, वहां पे सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है। अब यहाँ पे हाई कितने का था? 795 का। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बिताया और नीचे चल रहा था। इसको सबसे बढ़िया ट्रेड करने का तरीका क्या होता है? जब यहाँ पे जो ओपनिंग का हाई होता है, इसके हाई के ऊपर जब एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए और नेक्स्ट डे हमें एक फॉलो अप कैंडल मिल जाए, तो यहाँ पे हम उस बिजनेस को, उस कंपनी को, उस स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। इस चीज का मैं एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। एक्यूटास केमिकल्स, जैसे अगर हम इस कंपनी की बात करें, थोड़ा हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको कर लेते हैं ताकि हम चार्ट यहाँ पे देख सकें। तो यहाँ पे कंपनी जो स्टॉक प्राइस था, यहाँ पे इसने एक रेंज में ट्रेड किया। कब से कब तक? ये टाइम पीरियड था इसका 13 सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक, मतलब 3 साल यहाँ पे कंपनी ने एक रेंज में स्टॉक प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता रहा। और जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो वहां से लगभग 609 दिन, सॉरी ये 609 नहीं है, ज्यादा देर होनी थी यहाँ पे। हाँ, अक्टूबर 2024 से लेकर अगर हम करंट की बात करें जून 2026 तक, लगभग 2 साल मान लेते हैं इसको, है ना। वैसे तो 2 साल से कम ही दिन हुए हैं, 608 डेज हुए हैं यहाँ पे, 608 दिन। इसमें कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है? 3.5 गुना का। अब इस चीज का यहाँ पे सुदीप फार्मा से क्या रिलेशन है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। जब हम कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझ लेते हैं और हम ये चीज समझ लेते हैं कि इसकी डिमांड इन फ्यूचर क्यों बढ़ेगी, तो सबसे बढ़िया तरीका उसको ट्रेड करने का ये होता है कि जब कंपनी अपने जो IPO प्राइस होता है वहां पे उसके लेवल्स को वहां पे ब्रेक कर दे। मतलब शुरुआत में कंपनी अपने IPO प्राइस से नीचे चली जाए और काफी दिन तक वहां पे नीचे घूमती रहे, और जो IPO का जो प्राइस होता है, हाई लेवल्स होता है, जो जिस दिन IPO लिस्ट होता है उससे वहां पे ब्रेक करे, वहां पे एक बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ। और वहां पे एक अगले 2-3 दिन में एक हमें फॉलो कैंडल मिले, तो वहां पे सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे यही होता है। क्यों? ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेके कौन जाता है, इस चीज को समझो। ब्रेकआउट लेके जाता है जो स्मार्ट मनी होता है वो। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो यहाँ पे। अब ये मानो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी हो उसने यहाँ पे भी बाय किया होगा, उन्होंने यहाँ पे भी बाय किया होगा, और उन्होंने यहाँ पे भी बाय किया होगा, और ब्रेकआउट भी उन्होंने ये दिलाया दिलाया, ब्रेकआउट इन्होंने यही किया होगा, है ना। अब होता क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर है, मान लो मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ यहाँ पे, है ना। मुझे ये स्टॉक प्राइस कब अच्छा लगेगा? जब ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे चल रहा था,
जब ये लगभग 800 के लेवल पे चल रहा था, जब ये 550 आ जाता है, 800 रुपए से 550 जब स्टॉक प्राइस आ जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पे डरता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर चार्ट देखता है, वो उसके पीछे का रीजन नहीं समझता कि ये 800 से ये कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे 550 क्यों आया था, क्यों ये ऊपर जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक प्राइस को एक बिजनेस समझ लेता है, उसको फाइनेंशियल समझ लेता है और उसको ही फ्यूचर समझ लेता है वहां पे। अब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इसमें एंट्री कब लेगा, जब यहाँ पे ये मान लो 4,000 5,000 जब चला जाएगा, जब एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगी और इसमें ग्रोथ रुक जाएगी, तब जाके वहां पे रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और यही रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक सबसे बड़ी व्यथा होती है, पैसा ना बना पाने की। जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में एक कंपनी को डिस्कस किया था, एकस लिमिटेड को, है ना। वहां पे भी हमने ये समझी थी, अगर हम बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है, चाहे आशीष कचोलिया हो, आशीष धवन हो, मुकुल महावीर अग्रवाल हो, रामदेव अग्रवाल हो, विजय केडिया हो, राकेश झुंझुनवाला हो, रेखा झुंझुनवाला हो, जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बनाई है, अगर हम उनका ट्रेड करने का तरीका देखेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका देखेंगे, तो वो हमेशा एकदम लो लेवल पे बाइंग करते हैं। क्योंकि लो लेवल का मतलब, एक तो ये चीज यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होती कि लो लेवल कब बने और हाई लेवल्स यहाँ पे कब बनेंगे। लेकिन जब एक स्टॉक प्राइस एक रेंज में चल रहा हो, अच्छी का एक रेंज में चल रहा हो और वहां पे एक अच्छा खासा समय बिता रहा हो, एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा हो, और हमें ये पता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ से ग्रो करने वाला है, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी इन फ्यूचर यहाँ पे डिमांड रहने वाली है, तो वहां पे हमारी कन्विक्शन बढ़ती है। तो हम इन चीजों को यहाँ पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें डर नहीं लगता। अब अगर हम सुदीप फार्मा की बात करें यहाँ पे, जैसे हम पीछे काफी कंपनियों को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एबट इंडिया को हमने डिस्कस किया था कि जो स्टॉक प्राइस वहां पे शायद लो था उसका 300 था या 700 ऐसे कुछ था, है ना। और आज वो कंपनी ट्रेड कर रही है 28,000 पे, 27,000 28,000 के आसपास वो कंपनी ट्रेड कर रही है। हम सोचते क्या है कि काश हमने 300 रुपए या 700 रुपए पे बाय कर लिया होता और हम 28,000 रुपए तक यहाँ पे एक वेल्थ बना लेते। लेकिन जब वो एक्चुअल में वो जो उसका 700 रुपए का प्राइस था या जो 300 रुपए का जो प्राइस था, वहां पे जब स्टॉक प्राइस हमने देखा होगा तो वहां पे हमारी हालत खराब होती है। हम क्या सोचते हैं, मान लो 700 का प्राइस था कि ये 700 रुपए से पता नहीं 200 रुपए चला जाए तो, 500 रुपए चला गया तो, जबकि हम उसके पीछे की बैक स्टोरी वहां पे समझने की कोशिश नहीं करते कि कंपनी यहां से ग्रो क्यों करेगी। अब सुदीप फार्मा के बारे में थोड़ा सा अगर हम ध्यान लगा के समझें इस चीज को कि इनका बिजनेस क्यों ग्रो करने वाला है, हमने इनका बिजनेस समझा है कि ये इनके क्लाइंट्स कौन से हैं, बढ़िया इनके क्लाइंट हैं, उन कंपनियों के जो मेडिसिन वगैरह हैं वो वहां पे ऑलमोस्ट लगभग सभी सेक्टर में, जैसे न्यूरो है या और भी हैं जो, जैसे डर्मेटोलॉजी है, फिर हड्डियों के जो भी हैं, वहां पे इनकी ही मेडिसिन यहाँ पे मिलती हैं, तो इनकी डिमांड यहाँ पे दिनों दिन बढ़ने वाली है। अगर यहाँ पे ये आने वाले 10 साल में 15 गुना 20 गुना भी अगर यहाँ से स्टॉक हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे हमें सिंगल शॉट में। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो कि मैं आप लोगों के साथ काफी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% से ज़्यादा एक सिंगल स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 5%। क्योंकि हम नहीं जानते कि कब यहाँ पे स्टॉक प्राइस चलेगा, कब यहाँ पे मार्केट में मंदी आ जाएगी, कब मार्केट में तेजी आ जाएगी, कब कौन सा सेक्टर यहाँ पे आगे जाएगा और कब कौन सा सेक्टर यहाँ पे पीछे रहेगा। जब हम सोच समझ के एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब हम चीज़ों को समझ के करते हैं तो वहाँ पे हमारी कन्विक्शन बढ़ती है, और स्टॉक प्राइस जब हमारा नीचे आ जाता है तो वहाँ पे हमें डर नहीं लगता कि बल्कि वहाँ पे हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नजर आती है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मेरी यहाँ पे वीडियो को आप ना ही बाय और ना ही सेल किसी भी तरह की रिकमेंडेशन के रूप में नहीं लेंगे। मेरा एकमात्र लक्ष्य आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम बिजनेस को समझ सकते हैं, कैसे हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझते हैं, उस चीज़ को आप लोगों को सिखाना है, ना कि यहाँ पे किसी भी तरह की आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाना।
आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।